नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना नेता संजय राउत को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया है। उनको आज ही अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन उनकी रिहाई को रोकने के लिए ईडी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार हाई कोर्ट ने भी राउत की जमानत को रद्द करने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही राउत बुधवार को जेल से बाहर आ गए। वो मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से निकले और उनका भगवा दुपट्टा से शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। अदालत ने राउत को ये कहते हुए जमानत दी कि उनको बिना कारण गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने इसके लिए एजेंसी को फटकार भी लगाई थी और कहा कि आप चुनिंदा तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने कहा यह शर्मनाक है। इसकी वजह यह रही कि केंद्र सरकार ने हलफनामा देने के लिए और समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को 4 हफ्ते का समय इसके लिए पहले ही दे चुका था। इस मामले की सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम और BV नागरत्न ने जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू की, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने हलफनामे के लिए और समय मांगने पर असंतोष जताते हुए कहा, आमतौर पर एक संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती है। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह नहीं उठते हैं। ये इस अदालत के लिए बहुत शर्मनाक है। इसी मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि संविधान पीठ से स्थगन की मांग करना बेहद असामान्य है। अधिवक्ता P चिदम्बरम ने भी कहा, यह अदालत के लिए शर्मनाक स्थिति है। मैं इसे इस अदालत के विवेक पर छोड़ता हूँ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट 12 नवंबर को पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को हिमाचल में 2 रैलियां करके जनता को साधने की कोशिश की। उनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस रही। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खासतौर पर कहा कि कांग्रेस वाले अगर यहां बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले मुझे भी यहाँ के लिए काम नहीं करने देंगे अगर वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलेगी। हमारे लिए यहाँ का हर नागरिक भगवान का रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को चंबा और हमीरपुर इलाके में 2 रैलियां की। दोनों जगहों पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये मेरी आखिरी चुनावी जनसभा है। मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो रिवाज बदलेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि लोग हिमाचल में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएंगे और फिर हिसाब मांगेंगे, लेकिन कांग्रेस हिमाचल में विकास की चक्की को रोकना चाहती है। कांग्रेस ने आपकी परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि उसे मालूम है कि हिमाचल के लोग हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। आपको ये रिवाज बदलना है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने शिमला ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को जिताने के लिए जनता से अपील की। खड़गे ने इस दौरान कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो असंभव नहीं है, वो संभव है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो 72,000 करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। यहाँ के किसानों का कर्जा माफ करने का जो हमने बीड़ा उठाया है वो भी हम जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। ये वादा हमारी पार्टी का है। खड़गे ने इस दौरान महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे भी दोहराए और कहा ये जुमले नहीं हैं जैसा मोदी करते हैं। उन्होंने तो 15 लाख हर खाते में और 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा किया था। अब तक 18 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। खड़गे ने अग्निवीर को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती है, बस सुबह उठकर कांग्रेस को गालियां देना जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए बागी नेता मुसीबत बने हुए हैं। इस बीच फतेहपुर सीट से निर्दलीय लड़ रहे बीजेपी के बागी नेता और पूर्व सांसद कृपाल परमार ने JP नड्डा पर हमला बोला। ये वही कृपाल परमार हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन पर कह रहे हैं कि वो बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं। पीएम मोदी उन पर हक जताते हुए कहते हैं कि उनको चुनाव से हट जाना चाहिए। हालांकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल परमार ने इनकार कर दिया। अब NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी का फोन 30 अक्टूबर को आया था और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 थी। अगर उनका फोन एक दिन पहले भी आ गया होता तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाता उनका आदेश माने जाने में। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सालों तक जलील किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की जानकारी भी नामांकन वापसी के बाद ही दी गई, जो एक साजिश है। उनका कहना है कि उन्हें कई साल से बेइज्जत किया जा रहा था और वो कैसे मर मर कर जी रहे थे ये वही जानते हैं।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपानी ने घोषणा की है कि वो राज्य में होने जा रहे चुनाव में नहीं लड़ेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रूपानी ने कहा कि मैंने सभी के सहयोग से 5 साल सीएम के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली को अवगत करा दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी बुधवार को घोषणा की कि वो गुजरात में आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें, रूपानी ने 11 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के कारण उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी हाईकमान ने इस्तीफे के लिए कहा और अगले दिन उन्होंने पद छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि ना तो उन्होंने हाईकमान से इसका कारण पूछा और ना ही किसी ने उनको कारण बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कारण पूछा होता तो मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे इसका कारण बताया होता। सुप्रीम कोर्ट से 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आजम खान के दोष सिद्धि के खिलाफ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। यानी आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर भी कल फैसला होगा। बता दें, पिछले महीने आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद 3 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी और फिर सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया था। आजम खान के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने को 3 दिनों के लिए टालने का आग्रह किया, ताकि खान अपील में अपनी सजा पर रोक लगाने के अवसर का लाभ उठा सके। बता दें, चुनाव आयोग के द्वारा 10 नवंबर यानी कल ही कार्यक्रम उपचुनावों की आधिकारिक गजट अधिसूचना अधिसूचित की जाएगी। सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील चिदम्बरम ने बेंच को बताया कि 27 अक्टूबर को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले ही दिन यूपी विधानसभा ने रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, इसी तरह की त्वरित कार्रवाई अभूतपूर्व है। यह कदम राजनीति से प्रेरित था। चिदम्बरम ने कहा कि हालांकि खतौली निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक को 11 अक्टूबर को पारित एक आदेश द्वारा 2 साल के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लाइव लॉ के अनुसार इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार से कहा कि उन्हें उचित समय दें, इसे 3 दिनों के लिए टाल दें, अन्यथा आप इसे चुनिंदा तरीके से कर रहे हैं, जो दोषी की राजनीतिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि चुनाव आयोग ने अभी तक खतौली सीट पर कार्रवाई नहीं की है। सीजेआई ने कहा, आपने अन्य मामलों में ऐसा नहीं किया जैसे खतौली। उन्हें समय दें, अगर उन्हें स्टे नहीं मिलता है तो ना मिले, लेकिन उन्हें एक मौका दें। एक बार स्टे मिल जाने के बाद अयोग्यता सजा के परिणाम स्वरूप होती है। उन्होंने कहा कि एक बार स्टे मिल जाने के बाद अयोग्यता सजा के परिणाम स्वरूप होती है, ताकि अयोग्यता समाप्त हो जाए। आप लोगों को चुन नहीं सकते हैं। हालांकि दातार ने उपचुनाव टालने में कठिनाई व्यक्त की। दातार ने कहा, हम न केवल व्यावहारिक बल्कि संवैधानिक कारणों से भी इसे टाल सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया, यदि दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तो अयोग्यता का प्रभाव पहले से ही समाप्त नहीं होगा। दातार ने तर्क दिया कि हालांकि खान उपचुनाव के लिए नए सिरे से नामांकन दाखिल कर सकते हैं अगर उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है। दातार ने कहा कि अयोग्यता पर रोक केवल खान को उपचुनाव लड़ने में सक्षम बनाएगी और सीट के खाली होने को उलट नहीं देगी, जो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि लिली थॉमस के फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 191(1) के ई के तहत अयोग्यता स्वतः है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई व्यक्त की। लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोष सिद्धि पर रोक का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि दोष सिद्धि के आदेश के परिणाम समाप्त हो जाएं। अगर दोष सिद्धि को ही रोक दिया जाता है तो 191 की ई के अर्थ के भीतर कोई अयोग्यता नहीं है। सीजेआई ने कहा, यह अक्षम्य है कि अपीलीय अदालत द्वारा रोक के बावजूद अयोग्यता का संचालन जारी रहेगा। केंद्र ने 7 नवंबर 2022 को चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन कर दिया है। ये संशोधन ऐसे समय किया गया है जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता लागू है। हिमाचल में तो 12 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं, यानी 5 दिनों पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन कर दिया। तमाम राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं। सरकार की ओर से फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है। बता दें, मोदी सरकार ने 2017 में देश को बताया कि वो चुनावी डोनेशन के लिए एक योजना ला रही है। ये योजना 2018 में केंद्र सरकार लेकर आई, 2019 के आम चुनाव से 1 साल पहले। इसके तहत साल में 4 बार चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे। अप्रैल, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर महीने के पहले 10 महीनों तक चुनावी बॉन्ड खरीदने का नियम तय हुआ था।
इस बॉन्ड को आप या बड़े कॉरपोरेट उद्योगपति भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से खरीद सकते हैं। ये एक तरह का पैसे के रूप में वचन है जो आप किसी राजनीतिक दल को डोनेशन के तौर पर देते हैं। इसमें आपकी पहचान छुपी रहती है, यानी कोई भी उद्योगपति, कॉरपोरेट, आम आदमी चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपनी पहचान बताए बिना किसी को भी डोनेशन दे सकता है, यानी किसी राजनीतिक दल को। पुराने नियम में उद्योगपतियों, कॉरपोरेट के अलावा राजनीतिक दलों को बताना पड़ता था कि उन्हें चंदा या डोनेशन कहां से आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कॉलेजियम को लेकर हो रही आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और इसमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें CJI के रूप में शपथ ली है। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। CJI चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनके पिता VIB चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक CJI रहे थे। वो 22 फरवरी 1978 से 21 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में सुधार, राष्ट्रीय सुधार या न्यायिक सुधारों के मामले में हो। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। ये दोनों नेता 11 नवंबर को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। वहीं गुरुवार यानी 10 नवंबर को एनसीपी नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आह्वाड इस यात्रा में शामिल होंगे। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने यह जानकारी दी। मालूम हो कि कांग्रेस देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। बुधवार को इस यात्रा का 63वां दिन है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है। PNB में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। बाद में नीरव मोदी लंदन चला गया। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उसे भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। PNB मामले में नीरव मोदी के खिलाफ CBI और ED दोनों ही जांच कर रही हैं। उस पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अधिकारियों से पुष्टि की है कि कंपनी बुधवार सुबह कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देगी। जुकरबर्ग ने मंगलवार सुबह कंपनी के सैकड़ों अधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़ी कटौती का संकेत दिया। रिपोर्ट के अनुसार जुकरबर्ग ने समूह के रूप में भर्ती और व्यावसायिक टीमों का जिक्र किया जो छंटनी का काम देखेंगे। कंपनी की छंटनी योजनाओं की आंतरिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत आने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में कर्मचारियों की छंटनी की योजना तब आई है जब मुनाफे के संदर्भ में उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और बिक्री में गिरावट आई है। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए कंपनी ने लागत में कटौती की रणनीति बनाई है और छंटनी इसी योजना का हिस्सा है। एलोन मस्क ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के 1,95,00,000 शेयर बेच दिए हैं। इनकी कीमत करीब $3.95 अरब है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से इस बात की जानकारी सामने आई। ये जानकारी ऐसे समय पर आई है जब एलन मस्क को ट्विटर का $44 अरब में अधिग्रहण किए 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं। BBC के मुताबिक इस साल की शुरुआत से टेस्ला के शेयर की कीमत में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा टेस्ला ने अमेरिका में अपनी कारों में पावर स्टीयरिंग के साथ संभावित दिक्कत के चलते 40,000 कारों को वापस बुला रही है। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सेना का युद्ध प्रशिक्षण मजबूत करेगा। सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर और अनिश्चित बनती जा रही है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक मंगलवार को उन्होंने CMC के संयुक्त अभियान कमान केंद्र का निरीक्षण किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि चीन की पूरी सेना को युद्ध की तैयारी, लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।